नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हमें नदियों के बारे में पढ़ना है। नदियाँ नहीं पढ़नी है, नदियों के बारे में पढ़ना है। नदियाँ पढ़ने का मतलब ये हुआ कौन सी नदी कहाँ पाई जाती है, उसका मुहाना कहाँ है, ठीक है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये सब चीज़ें पढ़ना। तो ये आसानी से सुलभ है, लिस्ट की तरीके से है। इसकी तो एक अलग वीडियो आपकी हो जाएगी। लेकिन नदियों के बारे में जो इस समय प्रश्नों को देखा जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। वह क्वेश्चन है आपके नदियों के ड्रेनेज सिस्टम से और पैटर्न से, नदियों का जो अपवाह स्वरूप है और इनका जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, उससे जुड़े हुए। छोटे से में अपवाह जो स्वरूप होता है, इसका क्या अर्थ है, ड्रेनेज सिस्टम का क्या अर्थ है, और प्रतिरूप यानी कि ऊपर से अगर हम देखें नदियों को, उनके एरियाज को, तो वो कैसी दिखती हैं, कैसा प्रतिरूपण करती हैं, वो होता है। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कहाँ कहाँ का जल नदियों में आता है, तो उसका एक अपना सिस्टम होता है पूरा, और उसी के हिसाब से वो नदी जानी जाती है। इसको दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो हम लोग नदी बेसिन के रूप में पढ़ते हैं, जैसे गंगा नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन। तो इसमें हम धरातल पर ये देखते हैं, सतह पे ज़मीन पर उतर कर ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये सिंचित प्रदेशों का निर्माण कर रही है, इसके जल से कहाँ कहाँ तक लाभ की स्थिति बनती है, ठीक है, और इसके बाढ़ का पानी जाने का कहाँ तक, तो ये बेसिन के रूप में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी नदियों में आ रहा है, बेसिन मतलब नदी का पानी कहाँ तक जा रहा है। तो छोटे छोटे बातों को आपको समझना पड़ेगा। नदी बेसिन अक्सर हम पढ़ते हैं, नदी बेसिन का मतलब नदी का पानी कहाँ तक जा रहा है, ठीक। तो ये तो नदियों के पढ़ने के क्रम में हम लोग जब नदियाँ पढ़ते हैं तो उनका सिंचित क्षेत्र कितना है उस तरह पढ़ते हैं। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम मतलब कहाँ कहाँ से पानी नदी में आकर के बह रहा है, और प्रतिरूप ये किस प्रकार से दिख रहा है, ये हमारा। और इधर बीच लगातार यहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान दे करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं कि ये होता क्या है, हम नदियों के अपवाह तंत्र पर आते हैं, ठीक है। हम कहाँ से शुरू करते हैं, नदियों के अपवाह तंत्र से शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र में क्या क्या बातें आ रही हैं उसके हिसाब से। अपवाह तंत्र, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ये यानी कि नदी में जल कहाँ से अपवाहित है, नदी में जल जो बह रहा है वो कहाँ से अपवाहित है, इस बात को हम देखेंगे। तो कहाँ से अपवाहित है, तो हर नदी का अलग अलग होगा। अब इसी को थोड़ा सा प्रश्न बदल लें, किस प्रकार नदियों में पहुँच सकता है, किस प्रकार नदियों में पहुँचता है। अगर इसी प्रश्न को हम बदल लें और यहाँ पर यह कहाँ की जगह क्या कर लें, किस प्रकार पहुँचता है, इसका मार्ग क्या क्या है, अगर इस तरीके से हम कर लें तो यही हमारा ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप जानते हैं आपके शहरों में, गाँव में नालियाँ आदि बनी होती हैं। घर की नाली छोटी नाली होती है, एक बड़ी नाली में मिलती है, फिर बड़ी नाली एक बड़े नाले में मिल जाती है, और पूरे गांव का, पूरे शहर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ये नदियों का है कि छोटी छोटी नदियां आकर के बड़ी नदियों में बहुत जल प्रवाहित करती हैं और वो सारा जल ले जा कर के वो समंदर में डाल देती है। तो ये बात सिंपली समझना है। अब अगर एक छोटा सा फिगर बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। छोटा सा फिगर कैसे हम बनाते हैं, मान लीजिए ये नदी है, यह नदी है, ठीक है, ये इस ओर से बहना शुरू कर रही है और
इस ओर बह रही है। ठीक है, यानी मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन से, ये माना जा रहा है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट, किधर भी नदी किधर भी मुड़ सकती है, बह रही है। तो इसमें किस प्रकार से हो सकता है? इसमें हो सकता है इधर से कोई नदी आकर मिले, हो सकता है इधर से नदी कोई आकर के मिले, दाहिने या बाएं दोनों ओर से नदियां मिल सकती हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल बात। यानी इधर का जल ये नदी बहा के ला रही है इस नदी में, मुख्य नदी में, इधर का जल ये नदी छोटी नदी बहा के ला रही है मुख्य नदी में, सिंपल सी बात। अब इसी को, ये जो छोटी नदियां हैं इनमें भी हो सकता है इधर से जल आ रहा हो, इधर से जल आ रहा हो। ठीक है, इन छोटी नदियों में हो सकता है इनमें भी इधर इधर से दाहिने बाएं से इस नदी, इस छोटी नदी के हिसाब से आ रहा हो, ऐसा ही होता है। वैसे ही इस नदी के लिए भी हो सकता है इधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, सिंपल सी बात, ये भी हो सकता है। तो एक सिंपल बात हो गई, एक सिंपल बात हो गई। अब बात आई इन्हीं दिशाओं के आधार पर। ठीक, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ की दिशा को नंबर 1 हम कह देते हैं, तो ये भी नंबर 1 होगा, ये भी नंबर 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए हम पैरेलल आकर के मिलने वाली नदियों को नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, नंबर 2 कह देते हैं, तो दोनों ओर से आकर के मिलने वाली नदियां नंबर 2 की स्थिति में हो जाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए मुख्य नदी को चलिए 1 नंबर रखते हैं, 1 नंबर रखते हैं, मुख्य नदी 1 नंबर हमारी है, ये मुख्य नदी रहने दें। नंबर 2 दाहिने बाएं से मुख्य नदी में आकर मिल रहा है। इसी तरीके से इस नंबर 2 जो सहायक नदी है उसकी जो छोटी धारा है, इसकी इस मुख्य नदी की दिशा में बहने वाली धाराओं को हम नंबर 3 डाल देते हैं। ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। और इस मुख्य नदी के विपरीत दिशा में आकर के सहायक नदियों से मिलने वाली धाराओं को चौथा नंबर हम दे देते हैं, चौथा नंबर हम दे देते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार की हो गई। 1 नंबर मुख्य नदी हो गई, 2 नंबर उसकी सहायक नदी हो गई, 3 नंबर सहायक नदी की सहायक नदी हुई जो मुख्य नदी की दिशा से आकर के सहायक नदी में मिल रही है, और 4 नंबर मुख्य नदी के विपरीत दिशा से आकर के मिल रही है। तो यही 4 प्रश्न आपके लगातार पूछे जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के। अब इनको देखते हैं यह क्या है, क्या कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बातें मिलेंगी नदियों के जो है ड्रेनेज सिस्टम की, मुख्य नदी के आधार पे ही बात होगी, लेकिन एक सामान्य जो नियम मिलते हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं। तो अब इनमें देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहे जाने में जब हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। पहली नदी का नाम मिलता है क्रमवर्ती नदी। ठीक है, क्रमवर्ती नदी, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, 1 नंबर को क्या नाम दिया गया है, क्रमवर्ती नदी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, पहले नंबर को क्या नाम दिया गया है, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यह क्या है, यह क्या है, तो इसके बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जो ये मुख्य नदी है, ठीक है, मुख्य नदी है, उसी के क्रम में इसको क्या कहा जाता है, ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की रिवर को क्या कहा जाता है, ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी। ठीक है, अब इसी को अब हम बांटना शुरू करेंगे। ठीक है, किस किस रूप से बटेगा। ठीक, यानी कि जो हमारी मुख्य हेडिंग रही है क्रमवर्ती नदी, इसे हम कहते हैं ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की रिवर। अब इसी में हम बांटते हैं, देखते हैं क्या क्या
सिस्टम से नदियां आकर मिलती हैं और उनका क्या क्या नाम रखा गया है। तो हम एक नाम लेते हैं अनुवर्ती नदी, ठीक है, यानी कि इसी का दूसरा नाम मैंने क्या लिया, अनुवर्ती नदी, अनुगामी नदी, जिसे ठीक है कॉन्सिक्वेंट सिस्टम हमने कहा ही है। तो इसी क्रमवर्ती को ही ठीक है अब हम विश्लेषित करेंगे पहले नंबर पर, कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, अनुवर्ती नदी, ठीक। यानी कि हमने क्रमवर्ती कॉन्सिक्वेंट को जब इस सिस्टमेटिक 1 2 3 4 नंबर से पढ़ना शुरू किया तो हमने अनुवर्ती नदी नाम दिया, कॉन्सिक्वेंट मतलब उसी नाम को, ठीक है, ढाल के अनुरूप बहने वाली मुख्य नदी, ठीक है, ये आपकी मुख्य नदी है, ठीक, 1 नंबर मुख्य नदी है। चलिए अच्छी बात। अब हम 2 नंबर में चलते हैं जिसे परवर्ती नदी कहा जाता है। 2 नंबर में चलते हैं, इसे परवर्ती नदी कहा जाता है, ठीक है। 1 नंबर को अनुवर्ती नदी कहे, मुख्य नदी को अपने हम परवर्ती यानी सबसीक्वेंट, ठीक है, सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट रिवर, परवर्ती नदी हमने कहा, सबसीक्वेंट रिवर कहा। अब बात आई सबसीक्वेंट नदी कौन है, ये इसको इस तरह से जानिए, 1 नंबर से समकोण पर मिलती है। तो 2 नंबर देखिए, दाहिने बाएं से समकोण पर इससे मिल रही हैं। 1 नंबर से, ठीक है, यानी कॉन्सिक्वेंट रिवर से समकोण पर मिलती है। और याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट से आकर के मिल सकती हैं, चाहे लेफ्ट से आकर मिले चाहे राइट से आकर मिले, लेकिन मिलेगी आकर के, ठीक है, लंबवत रूप से मिलेगी। एक बात हो गई 1 नंबर, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में जाते हैं तो नवानुवर्ती नदी आती है, ठीक है, 3 नंबर में जाते हैं तो नवानुवर्ती नदी आती है। हम 3 नंबर में जाते हैं, नवानुवर्ती नदी, ठीक है, नवानुवर्ती नदी को हम क्या कहते हैं, रीसीक्वेंट, ठीक है, नवानुवर्ती नदी को हम क्या कहते हैं, रीसीक्वेंट, रीसीक्वेंट रिवर। इसकी क्या खासियत है, नवानुवर्ती नदी की क्या खासियत है, ठीक है, तो ये 1 नंबर के प्रवाह की दिशा से आकर, ठीक, हम 1 नंबर ले रहे हैं, 1 नंबर लिख रहे हैं, 1 नंबर के प्रवाह की दिशा से आकर, ठीक है। अब 1 नंबर इसलिए रहे हैं क्योंकि बार बार अगर मैं कॉन्सिक्वेंट सबसीक्वेंट कुछ भी बार बार अगर बोलता रहूँगा तो रीसीक्वेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी सबसीक्वेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए 1 नंबर के प्रवाह की दिशा से आकर के 2 नंबर से मिलती है, यानी कि ये कॉन्सिक्वेंट जो हमारी रिवर थी उसी की, ठीक है, दिशा से आ रही है, नवानुवर्ती नदी है, ठीक है, नवानुवर्ती नदी है। 4थे नंबर पर जाते हैं तो प्रत्यानुवर्ती नदी हमें मिलती है, यानी कि अगर हम 4 नंबर में जा रहे हैं तो इसे कहते हैं प्रत्यानुवर्ती नदी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। प्रत्यानुवर्ती नदी का अर्थ हुआ ऑब्सीक्वेंट,
रिवर, ऑफ सीक्वेंट रिवर। यह क्या करती है? यह एक नंबर के विपरीत आकर 2 नंबर से मिलती है। ठीक है, यानी हमने 1 2 3 4 जो लिखा था तो उसका उपयोग भी किया है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ ये 1 नंबर कॉन्सिक्वेंट है, ये 2 नंबर सब सीक्वेंट है, ये 3 नंबर आपका रीसीक्वेंट है और ये 4 नंबर ऑफ सीक्वेंट है। सिंपल सी बात। यानी कि हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हम आप वहाँ पर लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? ये 1 नंबर को लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, 2 नंबर को लिख सकते हैं सब सीक्वेंट, 3 नंबर को हम लिख सकते हैं रीसीक्वेंट और 4 नंबर को हम लिख सकते हैं ऑफ सीक्वेंट। पहले लिख देते तो गड़बड़ हो सकती थी। अब हमें बात समझ में आ रही है, अब हमको समस्या नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ भी 2 3 4 के लिए सेम टू सेम होगा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक, यह एक ड्रेनेज सिस्टम का आपने सिस्टम समझा। अगर पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लगातार यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, लेकिन अभी बात नहीं खत्म हुई। अब इन्हीं में कुछ अलग टाइप की आती हैं। ठीक है, कौन सी? ये तो एक मुख्य नदी थी आपकी क्रमवर्ती नदी, उसके अनुसार हमने पढ़ा और इसको मानक मान करके हमने बाकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ लिया। अब एक और बात आती है, इस अपवाह तंत्र में एक और टाइप की नदी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अक्रमवर्ती। ये क्रमवर्ती नदी थी तो इसकी अपोजिट है अक्रमवर्ती नदी। ठीक है, अक्रमवर्ती नदी। अब ये अक्रमवर्ती नदी क्या होती है? अक्रमवर्ती नदी क्या होती है तो इसे हमें जानना पड़ेगा। इसे कहते हैं इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अक्रमवर्ती नदी को क्या कहते हैं? इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अक्रमवर्ती है। अब बात आई क्यों भाई अक्रमवर्ती है, तो इनके बारे में बेसिक बात आपको जानना है। प्रायः ढाल का अनुसरण नहीं करती, यानी कि लिक्विड की जो विशेषता होती है कि वो हमेशा ढाल का अनुसरण करते हैं, इन नदियों में वो वाली विशेषता नहीं है। तो कारण भी जरूर होगा, विज्ञान नहीं फेल होगा, कारण जरूर होगा। कि ये बात तो सीधी समझ में आ गई कि क्रमवर्ती नदियां ढाल स्लोप ऐसा है तो यहाँ पानी डालेंगे तो नीचे को बह जाएगा, और अक्रमवर्ती नदियां ये ढाल का अनुसरण नहीं कर रही हैं, यहाँ पानी डालेंगे तो उल्टा जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये ढाल पे क्या चढ़ जा रही हैं? जानना पड़ेगा कारण, कारण को जानना पड़ेगा। ठीक है, इन नदियों में ठीक है 2 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी होती हैं और उन्हीं से पूछा जाता है लगातार। आपसे ऑप्शंस में ये रहेंगे, लेकिन अभी प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट वाला नहीं आया है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला अब मैं लिखने जा रहा हूं। यहाँ क्रमवर्ती नदियों में 4 कैटेगरी हमने पढ़ लिया और सिस्टम को भी समझ लिया। अक्रमवर्ती नदी में भी 2 प्रकार की नदियां हैं और उसमें हिंदी में एक ऐसा नाम है, ठीक है, जो सबसे गलत करवा देता है। हिंदी माध्यम वालों का ज़्यादा गलत होता है और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझने के लिए हिंदी माध्यम वाले हिंदी देवनागरी लिपि वाले अक्षरों को भी पढ़ के जाते हैं, गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या है नाम?
ठीक है। पहला नाम है पूर्ववर्ती नदियां। इनमें पहला नाम है जो आपसे प्रश्न पूछता है, पूर्ववर्ती नदियां। अब बात आई पूर्ववर्ती नदियां, जैसे ही सब लोग पढ़ते हैं सबको लगता है पूरब दिशा में बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां हैं। इसी का लाभ उठाता है आपका आयोग और प्रश्न को गलत करवा देता है। तो अब जरा हम लोग देख लें ये पूर्ववर्ती नदियां क्या हैं। ठीक है, इन्हें एंटीसीडेंट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। चलिए, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी रहेगी। हिंदी मीडियम में तो हिंदी भाषा में जो लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, वहां तो पूर्ववर्ती लिखता है, लेकिन अंग्रेजी वर्जन में ये एंटीसीडेंट भी लिख सकता है, इनकॉन्सिक्वेंट भी लिख सकता है। दोनों तरीके से आपका प्रश्न आया है, इसलिए आपको ध्यान रख करके चलना होगा। ठीक है, दोनों तरीके से प्रश्न आया है, इसलिए आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसे जानना पड़ेगा आपको। कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? ठीक है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है इनकॉन्सिक्वेंट का। प्रायः ढाल का अनुसरण नहीं करती। तो पूर्ववर्ती नदियों के बारे में क्या कहा जाता है? इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्थानीय हो रहे। देखिए, किताब की भाषा में जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। स्थानीय यानी कि लोकली हो रहे उत्थान, हो रहे उत्थान को अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर काटते हुए पूर्ववर्ती मार्ग का ही अनुसरण करती हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सिंपली हमें समझना है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी आदि, बहुत से हैं, आदि कर लीजिए। ठीक है, आदि कर लीजिए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इन सब के बारे में ज्यादा पूछता है, बाकी बहुत सी हैं, आप आदि कर लीजिए। अब हमने एग्जाम्पल लेकर क्यों पढ़ना शुरू किया, तो आप देखते हैं कि ये है हमारा हिमालय है, और सिंधु नदी यहां से निकल करके, यानी कि इस हिमालय श्रृंखला को ये काटते हुए जा रही है, इस पार से निकल रही है और ऊंची श्रृंखला को काटते हुए इधर जा रही है। यहीं से ब्रह्मपुत्र निकली, ये भी हिमालय श्रृंखला, हिमालय आगे बढ़ गया है। ठीक है, यहां से काटते हुए जा रही है। गंगा नदी, कई हिमालयी सीरीज हैं, यहां से निकलती है और उन्हें काटते हुए आ रही है। ऐसा कुछ आपने देख रखा है कि सिंधु नदी के बीच में भी पहाड़ हैं, पहाड़ इनको रोक नहीं पाए, उनको सीना चीरते हुए उस पार निकल गई। ब्रह्मपुत्र नदी के भी रास्ते में बहुत से पहाड़ हैं, उसका सीना चीरते हुए आगे निकल गई। ढाल का अनुसरण नहीं किया कि जो ढाल इनको मिली उधर ही बह गए, बल्कि ढाल को काट दिया। उसी के लिए मैंने लिखा हो रहे उत्थान को। किताब की भाषा नहीं समझ में आएगी। किताब की भाषा तो वर्तमान जो परिदृश्य है उसके आधार पर लिखा है, लेकिन आपको भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का जानना है, अन्यथा फिर सही नहीं होगा। तो आपने क्या देखा कि जब हिमालय का उत्थान शुरू हुआ
तिब्बत के पठार का उत्थान हुआ, उसी दौरान ये नदियां बहीं। आज भी हिमालय हर वर्ष 4 इंच बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये नदियां हिमालय से पहले की नदियां हैं। इन नदियों की क्या खासियत होती है? उन ऊंचे स्थानों, पर्वतों या हिल्स से पहले की नदियां होती हैं। ये बह रही हैं, कुछ उठा, 4 इंच साल भर में उठा तो उसको घिस दिया, रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि अचानक 4 इंच नहीं उठ रहा है कि वहां बाउंड्री खड़ी हो जाए, उसको घिस दिया, बहती रही। अब पता चला कि बीच में जहां ये बह रही थी, ये लगातार घिसावट करते हुए बहती रह रही हैं, किनारे उठते चले जा रहे हैं। आज के प्रेजेंट डेट में क्या मिलता है कि ये नदियां ढाल के अनुरूप नहीं, क्योंकि ढाल बाद में बनी है, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये अपना रास्ता कभी विचलित नहीं हुई। तो देखने में आज हमें क्या लगता है, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती, इसको काटते हुए बहती हैं। पूर्ववर्ती या क्रमवर्ती नदियां कही जाती हैं। बात को समझिए, कभी नहीं दिक्कत होगी, कभी भी नहीं दिक्कत होगी। ठीक है। इसी में एक अध्यारोपित नदियां भी होती हैं, लेकिन उससे प्रश्न नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, घाटियां आदि बन जाती हैं, पर्वत का उत्थान हुआ, वैली बन गई। अब पता चला क्या, कोई जलधारा थी, वो उस घाटी का अनुसरण कर ली, ढाल के विपरीत दिख रही है। सिंपल सी बात, ढाल के विपरीत दिख रही है कि पर्वतों को काट के बन। ये तो आज हमें दिख रहा है। हुआ क्या, हुआ तो पर्वतों का उत्थान और वहां पर वैलीज का निर्माण हो गया। अब उसी वैली में बहने लगी नदी, तो उस तरीके से अध्यारोपित नदियां होती है, लेकिन उससे नहीं पूछता है। बार बार इंग्लिश में इनसीक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट और हिंदी में पूर्ववर्ती नदी लिखते हुए ही पूछता है। अब आप ये है जो आपने पढ़ा, ये क्या था, यही ड्रेनेज सिस्टम है। ढाल के अनुरूप बहने वाला और ढाल के विपरीत बहने वाला नदियों का ड्रेनेज सिस्टम है, यानी बहाव का तरीका है। और यहां से लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं। अगला हिस्सा इस चैप्टर का क्या है, अपवाह रूप। अपवाह रूप, ठीक है। अपवाह रूप का मतलब पैटर्न क्या क्या है, कि अगर हम ऊंचाई पर जाएं और वहां से देखें तो नदियां किस किस डिजाइन में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक आपका है अपवाह रूप, पैटर्न। क्या क्या हो सकता है? देखिए, बहुत से पैटर्न हैं, बस शब्दों को आपको पकड़ना है। ठीक है। पहला है जाली नुमा। जाली नुमा, इसमें भी कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ हम ज्यादा पढ़ेंगे लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेलीज पैटर्न, ट्रेलीज पैटर्न। जाली नुमा मतलब क्या हुआ, ऐसी नदियां, ठीक है, ऐसी नदियां, ठीक है, जो जाली नुमा, ठीक, जाली मतलब आप जानते हैं, जो जानते हैं वही जानिए, इस तरीके का अपवाह रूप बनाती हैं, जाली नुमा बनाती हैं। यानी कि नदियां आपस में इस तरीके से मिलते हुए आगे बढ़ती हैं, जाली नुमा अपरूप हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ऐसी नदियों को ट्रेलीज पैटर्न कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये आपको पुराने मोड़दार पर्वतों में मिलेगा, पुराने मोड़दार फोल्डेड पर्वतों के आसपास मिलेगा, जैसे अपलेशियन और पूर्वी सिंह भूमि, यानी कि झारखंड के पास जब जाएंगे तब। दूसरा है, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप। दूसरा है अपकेंद्रीय या
अपकेंद्रीय या अरीय, अरीय, अरीय प्रतिरूप। इसका मतलब क्या है? रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न। यह क्या होता है? सबसे ज्यादा बार यही पूछा हुआ है, ठीक है। एक उच्च स्थान से चारों ओर, एक उच्च स्थान से चारों ओर नदियां, ठीक है, ये अरीय होता है। यानी एक सेंटर है, उसके वहीं से नदियां निकल रही हैं, लेकिन एक ही दिशा में बहने की जगह चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसे इस तरीके से बनाते हैं कि यह आपका एक सेंटर है, इधर को नदी गई, इधर को नदी गई, इस तरह नदी जाती है, तो अरीय प्रतिरूप होता है। अपकेंद्र मतलब केंद्र से दूर जाना, अभिकेंद्र मतलब केंद्र के करीब आना। तो ये हमको मिलता कहाँ है? ये बड़ा अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक आप जाएंगे तो आप देखते हैं एक दिशा में सोन नदी जा रही है, एक दिशा में यमुना नदी जा रही है, थोड़ी दूर से ताप्ती नदी दूसरी दिशा को पकड़ करके अलग अलग अपनी अपनी दिशाएं बना करके जा रही हैं। अमरकंटक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और इसी तरीके से और माउंट आबू राजस्थान में है, अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश में है। ये दोनों अरीय प्रतिरूप के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और बार बार सबसे ज्यादा बार पैटर्न से क्वेश्चन आपका अरीय प्रतिरूप से ही आया हुआ है। इसी तरीके से अभिकेंद्रीय भी होता है, केंद्रोन्मुखी भी होता है। तो तीसरा जो है इंपॉर्टेंट आपका है वो है अभिकेंद्रीय, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल पैटर्न, सेंट्रीपेटल। यानी कि कोई निचली झील या भूमि है, वहां चारों ओर से नदियां आकर मिलें, ठीक। यहां पर दिशा बाहर की ओर है क्योंकि अपकेंद्रीय है, लेकिन यहां पर नीची झील और भूमि जहां चारों ओर से नदियां आकर मिलती हैं, इसी को अभिकेंद्रीय कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रीपेटल कहा जाता है। इस बात को आपको जानना है, इस बात को आपको जानना है, ठीक। और इसके अलावा भी बहुत से पैटर्न हैं। आपकी बहुत इच्छा है तो एक और पढ़ सकते हैं, समानांतर प्रतिरूप, पैरेलल, ठीक है। एक और पढ़ा जा सकता है, समानांतर। पैरेलल पैटर्न, इसके एग्जाम्पल में यानी कि सीधी सी बात है, नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती होंगी, तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान और गंगा का ऊपरी मैदान आप देखेंगे, पश्चिम तट एवं गंगा का ऊपरी मैदान, तो यहां आपको मिलेगा कि पैरेलल नदियां बह रही हैं। तो पैटर्न मतलब जो नदियां मार्ग अनुसरण कर रही हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो पैटर्न होता है। और ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जो नदियां तमाम सहायक नदियों के साथ जहां जहां से पानी आकर के उनके मध्य बह रहा है, वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ये नदियों के कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लगातार आपका प्रश्न आ रहा है, इसे आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है नदियों से संबंधित। और अगर आप इसे जान रहे हैं तो नदियां तो सब कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ते हैं, हम भी फिर से पढ़ लेंगे, कौन सी नदी कहाँ बह रही है, क्या उसकी विशेषता है, क्या क्या प्रश्न है। लेकिन ये वो सही करेगा जो सही तरीके से पढ़ा है, ठीक है। और प्रश्न भी इनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों ने आज इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है। अब अगले जो टॉपिक के लिए
हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे जो भी चीज़ें हैं, कौन कौन से और स्वरूप हैं स्थल खंड पर, जल खंड में जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके। अगले टॉपिक तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।